नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे ओवैसी चुनौती में कितना दम। देखिए, चुनौती में कितना दम है, ये चुनौती है ओवैसी की। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से हम सब जानते हैं कि नगरीय निकाय के साथ साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में भी AIMIM के जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में उतरेंगे। 23 में भी और अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहां के लिए AIM के प्रत्याशी जो हैं वो मैदान में है और उनके प्रचार प्रसार के लिए, उन प्रत्याशियों की जीत के लिए असदुद्दीन ओवैसी खुद चुनावी प्रचार में शामिल हुए हैं। देखिए, जबलपुर के बाद भोपाल आए, एक उनकी जनसभा होती है। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में तीसरा विकल्प है। अब सवाल यही है कि क्या वाकई ये जो तीसरे विकल्प की बात हो रही है ये उतना प्रभाव डाल पाएगा अभी भी और आने वाले समय में भी। और जितनी बातें वो कहते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ओवैसी जब भी कहते हैं कुछ अलग ही कहते हैं और उस पर बवाल जरूर होता है। फिलहाल उनका कहना और उनके प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करना और अल्पसंख्यकों के लिए उनकी बात एक अलग से, जो उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, वो कितना प्रभाव डाल पाएंगी। क्या तीसरा विकल्प के रूप में जो बात कर रहे हैं या कहने की या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो सफल होगी? क्या है, इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। क्या भाजपा और कांग्रेस को हराएंगे? मध्य प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रत्याशी भी भाग्य आजमा रहे हैं। प्रत्याशियों के लिए प्रचार का जिम्मा खुद ओवैसी ने संभाला। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हुंकार भरी, कब तक हम गुलामी करेंगे इन पार्टियों की? क्या आप कांग्रेस के गुलाम हैं? क्या आप मोदी से डरते हैं? तो फिर अगर भारत से मोहब्बत है आपको, भारत से मोहब्बत है आपको, तो फिर जब मोहब्बत है तो उठो नौजवानों, मुत्तहिदा तौर पर मंजलिस को कामयाब करो अपने के वोट से। जबलपुर के बाद भोपाल में हुई जनसभा के दौरान ओवैसी ने अल्पसंख्यकों को साधते हुए कांग्रेस भाजपा को जमकर आड़े हाथों लिया। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से मुसलमानों को चुप और खामोश कराती आई है। मुसलमान परेशान है, आदिवासी परेशान है, दलित परेशान है, तो भाजपा कहती है आवाज उठाओगे तो घर तोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि मेरा भोपाल आना कांग्रेस और भाजपा के नेताओं को रास्त नहीं आ रहा, उनको नींद नहीं आएगी। ओवैसी ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि वे अपने 25 विधायकों को नहीं संभाल पाए। ये कांग्रेस के कितने विधायक गए थे भाजपा में? 20 से ज्यादा। हाँ, हमसे पूछ के गए थे। हमसे पूछ के गए थे क्या? ये सिंधिया साहब क्यों चले गए मोदी जी के पास? हमसे पूछ के गए थे क्या? कौन है? अब ओवैसी की पार्टी निकाय के रण में भले ही भाजपा कांग्रेस को कुछ सीटों पर चुनौती दे रही है, लेकिन इससे दोनों ही दलों को कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही दल ओवैसी पर पलटवार कर रहे हैं। हम किसी को वोट बैंक के रूप में नहीं बात करते। ये काम जो भी करता आया है वो कांग्रेस कर रही है और अब खुद ओवैसी वोट बैंक की बात कर रहे हैं। जिस तरीके की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की पहले भौगोलिक स्थिति को समझ लें, मध्य प्रदेश के बाकी नेचर को समझ लें, स्वभाव को समझ लें, तब टिप्पणी करें तो बेहतर होगा। यह शब्द ओवैसी साहब ने शिवराज सिंह जी चौहान के ही कहे हैं। यह शब्द उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहे जो वो बार बार कहते हैं। तो हम भी तो वही कह रहे हैं कि जो भाजपा कहती है वो ओवैसी साहब कहते हैं, और आज भी मध्य प्रदेश में उन्होंने वही कहा जो शिवराज सिंह चौहान कहते हैं। तो है कि नहीं उनकी बी टीम? मध्य प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश में है। ओवैसी कहते हैं कि प्रदेश में तीसरी पार्टी के लिए विकल्प खुले हैं, जिसके लिए अब उनकी नजर 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी है। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक तीसरा विकल्प के तौर पर इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन उभरेगी। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि निकाय के रण में बीजेपी कांग्रेस के अलावा यहाँ की जनता को तीसरा विकल्प कितना रास आता है और 2023 में होने वाले चुनाव को लेकर ओवैसी का मकसद कितना कामयाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो ओवैसी चुनौती में कितना दम है? ओवैसी की चुनौती में क्या सफल हो पाएंगे? क्या तीसरा विकल्प के रूप में जो दावे और वादे किए जा रहे हैं, क्या वो विकल्प
मध्य प्रदेश की जनता चुन पाएगी? बहुत सारी चीजें हैं देखिए, क्योंकि अभी तक का एक इतिहास जो हमने देखा है और अभी वर्तमान स्थितियां परिस्थितियां जो हम देख रहे हैं, इस इलेक्शंस का जो मोड है जो हम देख रहे हैं वो बहुत हटके है। अब ऐसे में ओवैसी आते हैं, कहते हैं कि मेरे आने से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है, तो क्या उनका इतना प्रभाव है? क्योंकि अक्सर हम चर्चाओं में जब बैठे हैं तो हमने सुना है उनको बहुत ज्यादा सीरियसली कोई लेता नहीं है। खैर ठीक है, उनकी पार्टी है, वो दमखम के साथ मैदान में हैं, उनके प्रत्याशी हैं, उनका अधिकार है उनके लिए बोलना, कहना, वोट मांगना, लेकिन कितना सफल होगा इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ धैर्यवर्धन शर्मा जी जुड़े हैं। धैर्यवर्धन जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अमित तावरे जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश शर्मा जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले धैर्यवर्धन जी आपसे करना चाहती हूँ। बहुत छोटा सा सवाल है, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी आते हैं, AIMIM के प्रत्याशी मैदान में हैं, उनका बड़ा कॉन्फिडेंस है कि जरूरत है मध्य प्रदेश में लोगों को तीसरे विकल्प को चुनने की, क्योंकि किसी के गुलाम नहीं है वो, ना कांग्रेस के ना भारतीय जनता पार्टी के। उन्हें लगता है भारत देश के हैं, वो प्रेम है। तो अब जिस ताकत के साथ वो आए हैं तो उन्हें लग रहा है कि शायद उनकी जीत होगी। अली जिन्ना के नए अवतारी पुरुष हैं मिस्टर ओवैसी। उनकी बातें कम जहरीली नहीं होती। उनके भाई भी जहर बोने में कोई कसर नहीं करते। ये तो जहर के सौदागर हैं। ये मुसलमान में उस तबके को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं जो कट्टरवाद फैलाए, धर्मांध होकर के इनके लिए एक नया वोट बैंक तैयार करे। उसके लिए प्रयोगशाला बना रखी है इन्होंने। सब दूर जाकर के टटोलते हैं कि कहां पर प्रयोग सफल होगा। और मुझे लग रहा है कि मुसलमानों को भी समझना चाहिए कि ये जो भाषा शैली है, जो बयान है, जिस प्रकार के इनके स्टेटमेंट आते हैं तमाम घटनाओं पर, कभी कभी कानून से डरकर ये बचाव में संयत होकर बोलते हैं, वो अलग विषय है। पर जहां इनको अवसर मिलता है वहां जहर बोने में कतई चूक नहीं करते। इसलिए उनको भी समझना चाहिए कि आखिर मुस्लिम क्या केवल वोट बैंक है कि कोई भी कट्टरवादिता की बात करेगा और उसका पिछलग्गू बन करके चले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी भी ऐसा ही करती रही है। इनको भयभीत करके, भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा करके, अन्य प्रकार की बातें करके कांग्रेस तो हमेशा इसको अपना वोट बैंक, परमानेंट वोट बैंक मानकर चलती आई। बदले में मुसलमानों को गरीबी के अलावा क्या मिला? हिंदुस्तान का कितना गरीब झोपड़पट्टी में रहता था। अब माने या ना माने, आज सीमेंट कंक्रीट के मकान में मुसलमान भी तो रह रहे हैं। घर में शौचालय भारतीय जनता पार्टी के बदौलत मुसलमानों के घर में भी तो है। ओवैसी साहब को इनको आंख मिला करके बताना चाहिए कि कोरोना काल में क्या भारतीय जनता पार्टी ने भेदभाव किया? अगर बाकी के गरीबों को आर्थिक सहायता मिली, अन्न की सहायता मिली, तो वह मुस्लिम वर्ग के लोगों को भी मिली। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव में एक बहाना मिलता है कि चुनाव में लोग फुर्सत में होते हैं, चुनाव में लोग बात सुनने के लिए तैयार रहते हैं, तो ये अपनी जड़ें जमाना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। अमित जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज। क्या लगता है आपको कि क्या वाकई मध्य प्रदेश की जनता को अब तीसरे विकल्प की जरूरत आन पड़ी है? जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी आते हैं, बहुत सारी बातें करी उन्होंने, अपने प्रत्याशी भी उतार रखे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि हमारा अल्पसंख्यक भाई बहुत ही समझदार है। आज का मुसलमान भाई हमारा बहुत समझदार है। और ओवैसी जैसे लोग जो कि पूरे भारत में अघोषित रूप से भारतीय जनता पार्टी की मदद करते हैं, क्योंकि आप देखिए पश्चिम बंगाल में जाकर वो चुनाव लड़ते हैं, बिहार में जाकर वो चुनाव लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश में जाकर वो चुनाव लड़ते हैं। कहाँ से इनके पास इतने सारे संसाधन आते हैं? कहाँ से ये इतनी सारी इनके पास आर्थिक और सभी चीजें जुटाते हैं? ये तो हम सभी लोगों को पता है। और दूसरी बात, इनके लड़ने से किसको आखिर फायदा होता है, किसके वोट कटते हैं, ये तो जग जाहिर बात है, इसमें कोई बोलने वाली बात नहीं है। अब चूंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में मैं आपसे बात करूं तो ये इतिहास रहा है कि जब से आजादी के बाद इस देश में जितनी भी पार्टियां बनी हैं,
तो वो 99% पार्टियां ऐसी रही हैं जो कांग्रेस के कहीं ना कहीं विरोधी रही हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। सभी लोगों का ये हक है, क्योंकि वो भी भारत के निवासी है, उनको भी हक है, अपनी बात कहने का भी हक है और अपनी पार्टी के लोगों को चुनाव लड़वाने का भी हक है। लेकिन एक बार फिर कहूंगा कि मध्य प्रदेश की धरती पर ओवैसी जैसे लोगों का कहीं कोई जमीन नहीं है, और हो सकता है कि इनको देखने के लिए, सुनने के लिए भीड़ जरूर आ जाए। वो तो कई हीरो हीरोइनों को देखने के लिए भी भीड़ आती है, लोग बुलाते हैं अपने चुनाव प्रचार में, लेकिन उसके बाद कई प्रत्याशियों की जमानतें भी जब्त हो जाती हैं। ये आपने हमने सबने देखा है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस अपने काम के दम पर चुनाव लड़ेगी और हमें पूरा भरोसा है कि माननीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में इस नगरीय निकाय के चुनावों में ही नहीं, 2023 के चुनावों में भी हम विजयश्री को प्राप्त करेंगे। ठीक है रमेश शर्मा जी, मुझे ऐसा लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी का जो कॉन्फिडेंस है, या कह लीजिए क्योंकि उनके प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और उनकी तो विधानसभा की भी तैयारी है, तो वो कहते हमेशा कुछ ऐसा ही है जिससे कुछ बवाल हो जाए, या उस स्तर की ही बात करते हैं। उनका एक कॉन्फिडेंस ये हो सकता है, लेकिन जिस तरह की बातें उन्होंने की, उनका सीधा सीधा कहना है कि जो कांग्रेस है वो चुप कराती है, या उसने चुप किया, जो बीजेपी है वो घर तोड़ती है। तीसरे विकल्प की जरूरत है, और तीसरे विकल्प की तरह अल्पसंख्यकों के साथ जो हुआ, एक विशेष वर्ग को टारगेट करके बात करने की बात, आपको लगता है राजनीति में ये उचित है? या उनका इस तरह से आना, प्रचार में आना या भीड़ जुटाना, क्या ये मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ प्रभाव डाल पाएगा? जी, दो चीज होती है, एक राजनीति होती है, एक राष्ट्रनीति होती है। राजनीतिक दृष्टि से आपके प्रश्न का एक लाइन का उत्तर यह है कि मध्य प्रदेश में तीसरे विकल्प की आवश्यकता नहीं है। भाजपा और कांग्रेस एक अच्छा विकल्प एक दूसरे के हैं, और आप देख लीजिए देश में जहां जहां भी तीसरा विकल्प खड़ा हुआ है वहां विकास की गति अवरुद्ध हुई है और कहीं ना कहीं तनाव और हिंसा फैली है। आप बंगाल को देख लें, आप केरल को देख लें, और सब जगह आप देख लें। तो कुल मिलाकर के तीसरे विकल्प की आवश्यकता तो है नहीं, एक बात। दूसरी बात जो ओवैसी साहब ने कहा, तो कहीं ना कहीं मुझे राजनीतिक दलों के चिंतन, भाजपा और कांग्रेस दोनों के चिंतन पर आश्चर्य होता है। कहीं ना कहीं वो लोग राजनीति में इतने उलझ गए हैं, राजनीतिक हित में इतने उलझे हुए हैं कि उनको राष्ट्र हित नहीं दिख रहा। अगर ओवैसी साहब का इतिहास अगर आप देखेंगे तो इनकी जो संस्था है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये संस्था इनके दादाजी ने बनाई थी। अब्दुल बाग साहब थे उनके दादाजी, और उन्होंने जब हैदराबाद को पाकिस्तान से मिलने, और जब पटेल, सरदार पटेल जी के ऑपरेशन के बाद हैदराबाद निजाम ने सरेंडर किया और हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया, तब उन्होंने एक अभियान चलाया कि उसको मुस्लिम स्टेट घोषित किया जाए। उसके बाद उनको गिरफ्तार किया और इस संस्था को जब्त कर लिया गया था और इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। फिर 1967 में ओबीसुद्दीन ओवैसी के जो पिताजी थे सलाउद्दीन साहब, उन्होंने 1967 में इसी संस्था को पुनर्जीवित किया। ना तो उनका भाव बदला, ना भाषा बदला, अंतर केवल इतना आया कि उन्होंने ऑल इंडिया शब्द जोड़ लिया। ऑल इंडिया शब्द जोड़ने से टेक्निकली कानून के वो दायरे में नहीं आ रहा है, और फिर कुल मिलाकर के नए सिरे से संस्था रजिस्टर भी 67 में, और उनके पिताजी भी सांसद बने। तो कुल मिलाकर के वो जो कर रहे हैं अभियान, ये ठीक उसी प्रकार का अभियान है देश के मुसलमानों को एकजुट करना। जिन्ना ने जब बात मुसलमानों की की थी तो गांधी जी ने ये कहा था कि कोई मुसलमान इनकी बात नहीं मानेगा और सब राष्ट्र के साथ, और अंत में क्या हुआ, देश का बंटवारा हुआ। ये जो अभियान है जो सर सैयद अहमद ने 1886-87 में शुरू किया था, मुस्लिम को एक अलग राष्ट्र, एक अलग पहचान, एक अलग गोलबंद करने की, वो अभियान निरंतर जारी है। जिन्ना अगर खत्म हो गया तो ये अब ओबीसी कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं 2013-14 में क्या बयान दिया था इनके भाई और बेटों ने कि सेना को हटा लीजिए, हम बता देंगे। तो कुल मिलाकर के मुस्लिम समाज को आक्रामक करना और उनको गोल बंद करना दिखावे के लिए है ये कि राजनीतिक बात हम चुनाव लड़ रहे हैं और चूंकि प्रजातंत्र है उसके हिसाब से उनको काम करना है। और आप देख लीजिए ओवैसी का देश भर में दौरा उन्हीं स्थानों पर है जिन स्थानों पर वहीं उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए हैं, जिन स्थानों पर 1946 में मुस्लिम लीग का जो डायरेक्ट एक्शन था और जिसमें हिंसा हुई थी, आप देख लीजिए, उसमें भोपाल भी है, उसमें जबलपुर भी है, उसमें हमारे यहाँ का उज्जैन भी है, और देश के सारे देख लीजिए। तो मेरा राजनीतिक दलों से ये है कि ओवैसी को सामने रख करके एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय कहीं ना कहीं राष्ट्र हित के लिए वो एकजुट हों, और जो लोग देश को कमजोर करने की और बांटने की बात कर रहे हैं
उनके खिलाफ सभी राजनीतिक दलों को एक होकर के उनको टारगेट करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। धैर्यवर्धन शर्मा जी, एक बात और है, जिस तरह से ये जो बात कही जाती है कि जो कांग्रेस है वो मुस्लिमों को उसने चुप किया है, जो भारतीय जनता पार्टी है उसने घर तोड़े हैं, ये ओवैसी कह रहे हैं ऐसा। देखिए घर कितने तोड़े हैं, उंगलियों पर गिनने लायक। वो केवल मुसलमानों के भी नहीं तोड़े, हिंदू अपराधियों के भी तोड़े हैं, और वो घोषित अपराधियों के तोड़े हैं। घोषित अपराधियों को क्या सिर पर बिठाएं और अपराध करने का साहस उनका बढ़ जाए, उसके लिए उनको निमंत्रण दें, पीले चावल दें। कठोरता के साथ कानून का राज स्थापित होना चाहिए, ये हमारी सरकार का उद्देश्य है, इसलिए कठोर कार्रवाई की जा रही है। अगर हम गलत कर रहे हैं तो जाओ कोर्ट में चुनौती दो, खुली पड़ी अदालतें, किसने रोका आपको? अगर हम गैर कानूनी काम कर रहे हैं, जमीनों पर गैर कानूनी ढंग से आपने करोड़ों रुपए की जमीन पर आपने संपत्ति बना लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, और उसको अगर प्रशासन तोड़ता है तो उसको कटघरे में आप हमें खड़ा करते हैं। कहां चले गए देश के बुद्धिजीवी? अब नारा क्यों नहीं लगा रहे कि हम शर्मिंदा हैं, कन्हैया साहू के कातिल जिंदा हैं? भले ही पुलिस ने पकड़ लिया है, FIR हुई है, उन पर सारा जो कानून के तहत कार्रवाई होगी पर होगी, पर वो गले जो दहाड़ दहाड़ कर चीखते चिल्लाते थे देश में, उनके गलों से नारे क्यों नहीं निकल रहे? क्या मिस्टर ओवैसी का एक स्टेटमेंट दे देना पर्याप्त है कि कानून के तहत कार्रवाई हो? टेलीविजन चैनल पर आकर के शरीयत के हिसाब से कानून लागू करने वाले आज कहां गए? वो कहे आकर के कि मौत की सजा मौत होनी चाहिए, इनका भी गला काटा जाना चाहिए। क्यों चुप हो जाते हैं अफसरों पर? और माफ करिए, बड़ी साफ गोई के साथ कह रहा हूं, आप कितना भी जहर बो दो, ये जो ओवैसी के घर से आवाज निकलती है ना कि 15 दिन का वक्त दे दो, 15 मिनट के लिए सेना हटा दो, ऐसे जहरीले बयानों का दुष्परिणाम है कि किसी की गर्दन काट दी जाती है। इस देश में 4.5-5 लाख लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं हर साल। इस प्रकार की हरकतों से कायराना, इस प्रकार की जो अमानवीय हरकतें हैं, ये जान लेने की कोशिशें की जाती हैं, जान ली जा रही है, उससे इस देश का बहुसंख्यक समाज डरने वाला नहीं है। इस देश का बहुसंख्यक समाज पढ़ा लिखा है, शांति का पक्षधर है, कानून में आस्था रखता है, इसलिए रिएक्शन नहीं करता। वरना किसी की भी गर्दन, किसी का शरीर स्टील का नहीं बना है। ये जो हमारी पीढ़ियां है, जो हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं जानती थी, हमारे बच्चे इस प्रकार की जहरीली बातों में यकीन नहीं रखते थे, वहां टेलीविजन चैनल देख करके सिहर उठते हैं, उनके अंदर एक एक चीज का हिसाब हो रहा है, वो कहें या न कहें, वो टीवी देखते हैं, नोट करते हैं कि हमारे जीवन काल में कैसी कैसी घटना हिंदुस्तान में हो रही है और कौन कर रहा है, और ऐसा करने वाले तत्वों को हवा कौन दे रहा है, उनका ईंधन पानी कौन देता है, उनको वैचारिक तौर पर अंधा कौन बना रहा है, उन आतंकवादियों को श्रेय कौन दे रहा है। आने वाली पीढ़ियों का युद्ध में झोंकना चाहते हैं, ये पूरा देश देख रहा है। मैं कह रहा हूं, भले ही मैं इतनी ताकत के साथ ये बात कह रहा हूं, मुझसे ज्यादा जवाबदारी बनती है देश के मुसलमानों की कि पूरा मुस्लिम समाज को कलंकित करने वाले ये नेता और मुट्ठीभर लोग हैं, ये आपको कटघरे में खड़ा न करने पाए, इसलिए आपकी जुबान पे भी ये साहस पैदा होना चाहिए कि आप इनकी निंदा कर सके, इनके खिलाफ खड़े हो सके, वरना ये माना जाएगा कि चुप रहने वाले भी लोग चाहते हैं कि इस देश में ऐसा ही हो। इसलिए ओवैसी की हर हरकत पर समाज की नजर है। ओवैसी ऐसे ही कट्टरवादी लोगों को चुन करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि वे सफल हो पाएंगे। धैर्यवर्धन जी, एक छोटी सी बात और है, देखिए विपक्ष कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का हिस्सा है ओवैसी। कई बार सुना है मैंने, आपकी प्रतिक्रिया से या जो कुछ भी वो उल जुलूल बयान देते आए हैं बहुत सारे विषयों पर, एक तो उन पर कभी कोई कार्रवाई होती नहीं दिखी, पहली चीज, और दूसरी चीज ये जो बात कि बी टीम का हिस्सा है, तो आपकी प्रतिक्रिया से तो नहीं लग रहा कि बी टीम का हिस्सा है। ये मुझे लगता है थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये मैसेज बहुत बार आया। देखिए राखी जी, मुस्लिम वोट अगर डिवाइड होंगे, भले ही कुछ प्रतिशत में सपा में जाए, कुछ प्रतिशत में मिस्टर ओवैसी के पास चले जाएं, कुछ प्रतिशत कांग्रेस के पास रहें या दूसरे दल हैं जो,
तो उनको ये लग रहा कि जो 100% हमको मिलता था वो यदि दूसरे लोग उसमें जहर बो करके डकैती डालेंगे तो स्वाभाविक तौर पर उनके बीच में भ्रम पैदा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता इतनी सीधी सपाट और कठोर प्रतिक्रिया दे रहा है जिसके आधार पर आपको भी ये कहना पड़ा कि मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का ऐसा कोई भाव उसके प्रति है, उनके प्रति है। और जहां तक कानूनी कार्रवाई की बात है, सांसद के नाते वो अनेक अवसरों पर बहुत चालाकी की भाषा का प्रयोग करते हैं। जिस दिन वो ऐसी कोई बात करेंगे जो कानून के दायरे में आना चाहिए, हम भी कार्रवाई करेंगे और देश का हर नागरिक स्वतंत्र है, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में वो FIR करा सकता है। और जो हम पर कटघरे में खड़ा करने के लिए बातें कर रहे हैं कि वो हमारी भी टीम का हिस्सा है, उनको लगता है कि ये जहर बोल रहे हैं, किसने रोका कि वो FIR कराने से चूक जाए वो थाने में, अदालतों में। ठीक है, ठीक है। अमित तावरे जी, कितनी सच्चाई है, क्योंकि विपक्षी हमेशा कहता है कि बी टीम का हिस्सा है ओवैसी, कोई कार्रवाई उन पर नहीं होती, तीसरे विकल्प की संभावना है, वो तलाश ही रहे हैं, उनके प्रत्याशी हैं, विधानसभा में भी वो ये तमाम चीजें करेंगे ही। अरे भाई मुझे एक बात बताइए, जितने बयान उन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र ने बताई हैं सारी चीजें कि आधा घंटे पुलिस हटा दो, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ओवैसी के और भी भाई के जो बयान हैं, जो ओवैसी के बयान हैं, जो जहर घोलने वाले बयान हैं, आज तो पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। तो भैया हम भी तो देखना चाहते हैं कि कब बुलडोजर चलवाओगे ओवैसी के घर पे। पूरा देश ये देखना चाहता है ना, आप क्यों कार्रवाई नहीं करते हो? सरकार तो आपकी है, चलवाओ बुलडोजर। या हैदराबाद में बुलडोजर चलाने से डर लगता है, या तो कुछ न कुछ साठगांठ है। भाई आज आप देखिए कि ओवैसी हर जगह चुनाव कैसे लड़ लेते हैं। इतने सारे संसाधन, आर्थिक, सामाजिक सभी चीजें होती हैं चुनाव में, इतने सारे संसाधन कहाँ से आ जाते हैं उनके पास, सब जगह चुनाव लड़ लेते हैं वो। और आप देखिए कि पूरे भारत में यदि कोई दलित, यदि कोई कांग्रेस या और भी कोई विपक्ष का छोटा कार्यकर्ता, नेता कोई कुछ भी बोले, एक छोटी सी भाषा यदि सोशल मीडिया पर लिख दे, तत्काल पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन ये दोनों भाई ऐसे ऐसे बयान देते हैं, उसके बाद भी इन दोनों भाइयों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इतने नासमझ तो नहीं है भारत की जनता, इतने नासमझ तो नहीं है हमारा मुसलमान भाई। सब समझता है कि किसका संरक्षण प्राप्त है। तो इसलिए ये चैनल पे बैठ के हमारे भारतीय जनता पार्टी के भाई कुछ भी बोलें, लेकिन जो स्पष्ट चीजें दिखती हैं वो दिखती हैं। ठीक है रमेश शर्मा जी, मुझे ऐसा लगता है एक चीज तो बहुत स्पष्ट हो गई हमारी चर्चा में, जैसा कि मैंने पूछा था और आपने कहा भी कि तीसरे विकल्प की कोई जरूरत है नहीं और उसकी कोई संभावनाएं ऐसी दिखती भी नहीं है। लेकिन जहां तक ओवैसी का सवाल आता है, जिस तरह की उनकी जनसभाएं होती हैं, जिस तरह से वो अभी भी सभाओं में बोले, जिस तरह से हमने उनके वीडियो को सुना, मुझे लगता है सिर्फ एक विशेष वर्ग के लिए बात करनी है, एक अपना अलग माहौल बनाना है। यदि देश की बात हो रही है तो मुझे लगता है तमाम वर्गों की बात होगी, विकास की बात होगी। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ ये टारगेट करके या ये मैसेज देने का प्रयास हो रहा है इलेक्शन में भी कि कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने मुसलमानों के साथ किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इलेक्शन में उनका टारगेट सिर्फ ये है कि क्या बहुत बड़ा कुछ गलत हो गया मुस्लिम्स के साथ। मुझे लगता है एक धर्म की राजनीति शायद वैसी करना चाहते हैं या उसके पीछे कुछ और है इनकी मंशा। लेकिन इन तमाम चीजों से मुझे लगता है एक मैसेज अच्छा नहीं जाता। थोड़ा सा इनके लिए विचार करना चाहिए वर्तमान में जो सरकारें हैं, जो दिग्गज हैं, उन तमाम सभी लोगों को। देखिए मोटे तौर पर ये इतना झूठ और दुष्प्रचार होता है मुसलमानों को लेकर के भारत में, उनको गोलबंद करना और आक्रामक बनाना, ये कहीं ना कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जो साजिश चल रही है। इसका एक छोटा सा उदाहरण, जैसे अभी उदयपुर की घटना हुई तो उसके कनेक्शन हमको पाकिस्तान में मिले। आप ये देखिए कि भारत में मुस्लिम कितनी तरक्की कर रहे हैं, उनकी आबादी बढ़ने की दर, मुस्लिम आबादी बढ़ने की दर इतनी पाकिस्तान में नहीं है इतनी भारत में है, इतनी संयुक्त अरब अमीरात में नहीं है जितनी भारत में है। जहाँ मक्का मदीना है वहाँ इतनी आबादी की बढ़ने की दर नहीं है जितनी भारत में। तो उनकी आर्थिक उन्नति की दर और उनके आबादी का विस्तार के आंकड़े पूरे दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा है। तो कुल मिलाकर के लेकिन ये दुष्प्रचार करना और उनको आक्रामक बनाना और एकजुट करना,
ये लगभग पिछले 150 साल से 1857 के बाद से अंग्रेजों ने जो बीज बोया था कि उन्होंने मुस्लिम्स पर हाथ रखा, क्योंकि 1857 को आप देखेंगे तो उसमें सारे हिंदू मुस्लिम सब एक साथ खड़े हुए हैं, कोई नौकर नहीं है, कोई राजा नहीं है, पूरा देश एक साथ है। तो जो डिवाइड एंड रूल की जो उन्होंने कोशिश की तो उन्होंने मुस्लिम्स पर इस पर हाथ रखा। तो वो जो करते हुए चले गए वही आज भी लोग कर रहे हैं। और जो मैंने सबसे पहले कहा कि राष्ट्र हित और राजनीति हित, इससे अलग हट करके हमको इस तरह के लोगों को देखना ही पड़ेगा। आप कल्पना कर सकते हैं, स्वतंत्रता के बाद पहले शिक्षा मंत्री मुस्लिम बने, 10 साल तक शिक्षा मंत्री रहे, कितने महत्वपूर्ण पदों पर रहे, राष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति रहे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे। तो कुल मिलाकर के भारत में मुस्लिम को जितना संरक्षण है, जितना उनको विकास करने का अवसर है, उतना तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। तो मोटे तौर पर ये दुष्प्रचार है, और दुष्प्रचार करके भारत की शांति को खत्म करना। जिस तरीके से भारत प्रगति कर रहा है, आर्थिक क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, सेना के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है, अब हम निर्यात भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अराजकता और अशांति फैला करके उस प्रगति को रोकना, ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जो हमको यहाँ वहाँ दिखती है। और एक उदाहरण देकर के मैं बात को विराम देना चाहता हूँ। उनके भाई और बेटा जिसने की बयान दिया था 15 दिन वाला, उन पर मुकदमा है और उसमें से कोई 1 से 3 महीने जेल में भी रहा है, कोर्ट में केस चला है उसमें। तो कानून ने वो अपना काम किया है और उसके बाद ही उनकी थोड़ी सी भाषा में सुधार आया था। बिल्कुल। चलिए, क्योंकि समय हो गया है, आपसे भी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, इलेक्शन मोड में है, ओवैसी की चुनौती में कितना दम है, उन्हें जो कहना है वो कहेंगे। कार्रवाई जो होगी, एक कानूनी दायरा भारतीय जनता पार्टी बता रही है कि जब उनके बयानों में देखा जाता है तब कार्रवाई की बात होती है। अभी मुख्य रूप से निकाय चुनाव और विधानसभा में पूरे जोरों शोर के साथ, पूरी ताकत के साथ वो चुनावी मैदान में हैं। तीसरे विकल्प के तौर पर उनको लगता है कि यहाँ जरूरत है। देखिए, विश्लेषक कहते हैं जरूरत नहीं है, पर उन्हें लगता है। वाकई में क्या ये सफल हो पाएगा? क्या उनके जो बयान है, क्या उनका जो प्रचार है, क्या उनकी जो बातें हैं, क्या वो जनता के दिलो दिमाग में घर कर पाएगी? थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एक विशेष वर्ग की वो हमेशा बात करते हैं। जो भी होगा, सबसे बड़ी जनता है, निर्णायक भूमिका उसकी होगी। क्या होगा देखेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।